नमस्कार, जोहार दोस्तों। तो दोस्तों चलिए आज हम लोग जो है चैप्टर 4 हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इससे पहले मैंने चैप्टर 3 तक अभी कंप्लीट करा दिया था एनसीईआरटी क्लास 10 तो हिंदी वाला। तो चलिए अभी हम लोग समझ लेते हुए शुरू करते हैं। तो देखिए ये जो है अभी जयशंकर प्रसाद जी का भी आत्मकथ्य जो है इसको हम लोग पूरा व्याख्या करेंगे और जो है इसका क्वेश्चन आंसर भी साथ में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे है कि जैसे ये जो है कवि जो है जयशंकर प्रसाद जी इन्होंने ये आत्मकथ्य लिखा है, ठीक है। और ये जो है जैसे इनके हिसाब से कि मधुप गुनगुनाकर कहा जाता कौन कहानी अपनी है, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपने व्यंग मलिन उपहास, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखो यह गागर रीति। तो देखिए इसमें है मधुप गुनगुनाकर कहा जाता कौन अपनी, यह मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी घनी आज। तो इसमें कवि जो हैं कवि अपनी आत्मकथा न लिखने के बारे में बता रहे हैं कि किन कारणों से मैंने आत्मकथा न लिखी है नहीं लिखी है। तो कवि कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो है मन रूपी भंवरा प्रेम गीत गाता हुआ अपनी कहानी आज सुना रहा है। झरते पत्तियों की ओर इशारा करते हुए कवि कहते हैं कि आज असंख्य पत्तियां जो मुरझाकर गिर रही हैं, यानी कि आज उनका जो है जीवन लीला वो समाप्त हो रहा है। इसी प्रकार देखिए इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपने व्यंग मलिन उपहास। मतलब कह रहे हैं कि इस प्रकार अंतहीन जो है नील आकाश के नीचे हर पल अनगिनत जीवन का इतिहास बन रहा है और बिगड़ रहा है, ठीक है। और इस माध्यम से कुछ न कुछ हलचल हो ही रहा है, ठीक है। इसके बाद फिर कवि कहते हैं कि तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। फिर कहते हैं कि हर किसी को दूसरे की कमी नज़र आती है, अपनी कमी कोई नहीं कहता है, ठीक है। और यह जानते हुए भी तुम मेरी आत्मकथा जानना चाहते हो। कभी कहता है कि यदि वह अपनी बीती बातों या कहानी को सुनाते हैं तो लोगों को तो उससे आनंद तो मिलेगा ही, परंतु साथ ही वह यह भी देखें कि कवि का जीवन सुख और प्रसन्नता से बिल्कुल ही खाली है। इसीलिए वे अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं कि किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो मेरा रस लेके अपनी भरने वाले। फिर कभी कहते हैं कि उसका जीवन स्वप्न जो है छलावा के समान है, ठीक है। जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हैं वह सब उनके पास आकर भी दूर रह गया, यह उनके जीवन की विडम्बना है। फिर बोलते हैं कि यह विडम्बना अरी सरलते हंसी तेरी उड़ाऊं मैं, भूलें अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसने वालों उन बातों की। मतलब कवि जो कहते हैं कि यह उनके जीवन की विडंबना है, वे अपनी कमजोरियों का बखान करके जगहंसाई नहीं करा सकते, वे अपने छले जाने की कहानी नहीं सुनाना चाहते, ठीक है। और जिस प्रकार सपने में व्यक्ति को अपने मन की इच्छित वस्तु मिल जाने पर वो प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार कवि का जीवन में भी एक बार प्रेम आया था, लेकिन वो वंचित रह गया था। तो फिर बोलते हैं कि मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते थे मुस्कुराकर भाग गया। मतलब कभी एक बार स्वप्न में देखे थे कि उनके जीवन में उनकी सारी आकांक्षाएं और जीवन में बहुत प्रेम आया था, ठीक है। लेकिन जब उनका स्वप्न जब टूटा तो वह उस सुख का स्पर्श पाते पाते वंचित रह गए। इसलिए कवि कहते हैं कि यदि तुम मेरे अनुभव के साथ से अपने जीवन का घड़ा भरने जा रहे हो तो मैं अपनी जीवन की उज्जवल जीवन गाथा कैसे सुना सकता हूँ, ठीक है। चलिए आगे आते हैं कि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी नित सुहाग मधुमाया में। मतलब कहते हैं कि ये जो कवि कह रहे हैं कि उनके जीवन में सुखद पल जो आए थे जिसके सहारे वो वर्तमान में जीवन बिता रहे हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि उन्होंने प्रेम के अनगिनत सपने संजोए थे, परंतु वो सपने मात्र रह गए, वास्तविक जीवन में उन्हें कुछ नहीं मिल सका। फिर ये जो है जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अर्थात कह रहे हैं कि अपने प्रेयसी के सुंदर लाल गालों का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि मानो भोर जो है अपनी लाली उनकी प्रेयसी के गालों की लाली से प्राप्त करती है, उनकी जो प्रेमिका है उनकी
उनके गालों में जो लाली है वही भोर की लाली उनकी प्रेमिका से ही प्राप्त करती है। फिर बोलते हैं कि उसकी स्मृति पाथे बनी के थके पथिक की पंथा की जीवन का उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़े कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। तो कभी कहते हैं कि देखिए यहाँ पे कि परंतु अब ऐसी रूपसी की छवि अब उनका सहारा बनकर रह गई, क्योंकि वास्तविक जीवन से जीवन वे क्षण कवि को मिलने से पहले ही छिटक कर दूर चले गए हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि मेरे जीवन कथा को जानकर तुम करोगे क्या, और अपने जीवन के वो छोटा समझकर अपनी कहानी नहीं सुनाना चाहते हैं। ठीक है। फिर बोला जाता है कि सुंदर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। तो यहाँ पे देखिए ये वो कह रहे हैं कि वे दूसरों के जीवन की कथाओं को सुनने और सुनाने में ही अपनी भलाई समझते हैं, और वे कहते हैं कि अभी उनके जीवन की कहानी सुनाने का वक्त नहीं आया है, मेरे अतीत को मत पूरो दो, उन्हें मौनी रहना। और ये सब में जो है कवि की सादगी और विनय का स्पष्ट प्रमाण मिला है। देखिए ये तो है आपका जो है व्याख्या जो था वो पूरी ख़त्म हो चुका है आत्मकथा की। अब हम लोग कवि का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पे जाते हैं कि नहीं कवि क्या थे नहीं थे और क्या क्या है उनका। देखिए यहाँ से जो है हर एक बार की तरह मैं हर एक वीडियो में जैसे बताता हूँ, यहाँ से एक नंबर आपका रहेगा ही रहेगा। वाले उनका जन्म पूछे, मृत्यु पूछे, कहाँ से क्या क्या रचनाएं, तो ये सबसे आपका एक नंबर रहना ही रहना है। तो इसको हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में हो सकता है कि ये रहेगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। जयशंकर प्रसाद जी थे, उनका जन्म जो हुआ था, ठीक है, उनका जन्म जो ये देखिए यहाँ पे 1889 में वाराणसी में हुआ था। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में पढ़ने गए थे, परंतु स्थितियाँ अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए थे। बाद में ही घर पर संस्कृत, हिंदी और फारसी का अध्ययन किया। छायावादी कवि काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक थे। इनकी मृत्यु जो है सन 1937 में हुई थी। इनकी रचनाओं की बात किया जाए जो ये रचना थे, इनका काव्य जो है चित्रधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। देखिए कामायनी एक प्रसिद्ध वाला है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो हो सके तो ये भी शायद पूछ सकता है कि जयशंकर प्रसाद की फेमस ये कौन सा थी, तो आप ये कामायनी के बारे में आप जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि देखिए नाटक में यहाँ पर देखिए अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये सब भी उन्होंने रचा है। उपन्यास का बात करें तो कंकाल, तितली और इरावती, ये भी उन्होंने लिखा है। कहानी संग्रह की बात करें तो आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। इंद्रजाल भी बहुत बार देखिए इंद्रजाल भी बहुत बार पूछा हुआ है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे बात करते हैं कठिन शब्दों के अर्थ क्या क्या हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है मधुप मतलब मन रूपी भंवरा, अनंत नीली मतलब अंतहीन विस्तार, मतलब आकाश का जिसका हम लोग जहाँ से देखते हैं उसका कोई अब ख़त्म ही नहीं है। अब जहाँ से देखिएगा जिधर जहाँ नज़र घुमाइएगा तो पूरा फैला ही फैला है, क्षितिज तक जहाँ तक आपका नज़र जाता है वहाँ तक है। इसीलिए अनंत नील मतलब अंतहीन विस्तार। व्यंग मलिन मतलब खराब ढंग से निंदा करना। गागर रीति मतलब खाली घड़ा। प्रवंचना मतलब धोखा। मुस्कुराकर मतलब मुस्कुरा कर। अरुण कोपल मतलब लाल गाल। अनुरागिनी उषा मतलब प्रेम भरी भोर। स्मृति पाते मतलब स्मृति रुचि संबल। पंथा मतलब रास्ता और कंथा मतलब अंतर्मन। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। ठीक है, ये तो हम लोग खत्म हो गया व्याख्या पूरी तरह से। अब चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है कि पहला प्रश्न जो है कि कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। क्योंकि देखिए कवि का मन में बहुत सारा मन में दुर्बलता है, कमियों का उल्लेख करना पड़ता है आत्मकथा में, तो इसीलिए वो आत्मकथा लिखने से बचते हैं। और प्लस उन्होंने अपनी सरलता के कारण कई बार धोखा खाया है, और अपना व्यक्तिगत जीवन का वो मजाक नहीं बनाना चाहते हैं, और उनके जीवन में बहुत सारी कष्टदायक घटना हुई हैं उन्हें याद नहीं करना चाहते हैं, और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को दुनिया के समक्ष साझा नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए वो आत्मकथा लिखने से बचना चाहता है। दूसरा है कि आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों करना चाहते हैं। क्योंकि कवि को अपनी पुराना वेदना से अभी मुक्ति मिल चुकी है, और आत्मकथा लिखकर वो फिर से उसको उसका मन में जो दबी असफलता है या जो नाकामयाबी है सबको याद नहीं करना चाहता और पुनः दुखी नहीं होना चाहता है। और दूसरा चीज़ कि अभी तक उनको कोई ऐसा बड़ी उपलब्धि नहीं मिली है जो लोगों के सामने वो प्रेरणा के स्वरूप वो रख सके। ठीक है,
फिर कहते हैं कि स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है। देखिए स्मृति को पाथेय, तो पाथेय अर्थात मतलब रास्ते का भोजन या सहारा है कि यात्री जो है यात्रा जब करते थे तो रास्ता में उन्हें कुछ भोजन वगैरह मिलता था जिनसे उन्हें सुखद अनुभूति होता था। तो इस तरह का जो है उनका अभी जीवन में नहीं हुआ है। तो इसीलिए क्योंकि उनका जो क्या बोलते हैं प्रेयसी उनसे दूर हो गई थी और कवि के मन मस्तिष्क पर केवल उसकी मधुर स्मृति है और इन्हीं स्मृतियों को कवि अपने जीवन जीने का सहारा बनाना चाहते हैं। इसीलिए स्मृति को पाथेय बनाने का बात कहा गया है यहाँ पे। फिर चौथा के आते हैं कि भाव स्पष्ट कीजिए। देखिए यहाँ पे मिला कहाँ वो सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। तो अर्थात कहना चाह रहे हैं कि कवि कहना चाहते हैं कि प्रेम में ही उन्होंने देखा था कि उनके प्रेयसी उनकी बाहों में आ रही हैं और जबकि वो सपना उनका टूट गया और आते के साथ ही वो सब एक सुख जो है छलावा मात्र है। तो इसीलिए वो कहना चाहते हैं कि ये मतलब क्या बोलते हैं उसे, जिसे वो सुख समझते थे वो अधिक समय तक नहीं रहा है और सपना की तरह जल्दी ही समाप्त हो गया है। उसके बाद चलते हैं 4. यहाँ पे 4.1 4.2 है, ठीक है। तो देखिए दूसरा नंबर पे है कि जिनके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उत्साह लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। तो हम लोग पहले भी इसका आशय स्पष्ट किए थे कि मतलब कवि की जो प्रेमिका थी, ठीक है, तो उनकी गालों की जो लाली से ही जो सुबह सुबह जो लाली आती थी तो वो प्रेयसी के गालों से मतलब उसका तुलना करते हैं कि उनकी प्रेमिका की गाल जैसे लाल लाल थे तो वही लाली जो है सुबह जो है अनुरागिनी उषा मतलब भोर की जो सूर्य जो तो लाली दिखती थी तो उनकी प्रेमिका की गालों की लाली से ही वो गाली को तो वो उनकी प्रेमिका की गालों की लाली को ही सूर्य की लाली से कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो देखिए उसका जो है कि कवि कहना चाहते हैं कि उनकी जो प्रेमिका थी तो उसके सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो भोर में जो सूरज की किरणें जो आती हैं तो वो उनकी जो प्रेमिका की गालों की लाली से ही वो अपनी लाली लिया करती थी और उससे भी बढ़कर था, ठीक है। फिर बोलते हैं कि 5वां नंबर पे उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊँ मधुर चांदनी रातों की कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो इसमें कवि यही कहना चाहते हैं कि चांदनी रातों में बिताए गए सुखदायक क्षण किसी उज्ज्वल गाथा की तरह ही पवित्र हैं जो कवि के लिए अपने अंधकारमय जीवन में आगे बढ़ने का एकमात्र सहारा बन गया है। और ऐसी यादों को वो सबके सामने प्रस्तुत करके अपनी हंसी नहीं उड़ाना चाहते हैं और वह अपने जीवन को व्यक्तिगत मधुर स्मृतियों को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं बल्कि अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं। फिर बोलते आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएँ उदाहरण सहित लिखिए। देखिए यहाँ पर जो है कि ये जो आत्मकथ्य जो लिखा गया उसमें निम्नलिखित विशेषता है कि यहाँ पे खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया, जैसे कि यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तो यहाँ पे जो है खड़ी बोली हिंदी भाषा का उपयोग किया गया है। दूसरा देखिए यहाँ पे मनोभाव में सजीवता लाने के लिए कवि ने ललित सुंदर और नवीन बिंबों का प्रयोग किया है, जैसे जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उत्साह लेते थे निज सुहाग मधुमाया में। तीसरा कि कवि ने नवीन शब्दों का प्रयोग किया, जैसे यह बड़म्बना अरि सरलता तेरी हंसी उड़ाऊँ मैं भूले अपनी यह प्रवंचना औरों को दिखलाऊँ मैं। यहाँ विडम्बना प्रवंचना जैसे नवीन शब्दों का प्रयोग किया गया, ये सब विडम्बना प्रवंचना, ठीक है। इसमें काव्य की सुंदरता ही है। फिर कहते हैं कि छायावाद की प्रमुख विशेषता, तो यहाँ पे मानवीकरण देखिए मानवेतर पदार्थों के मानव की तरह सजीव बनाकर प्रस्तुत किया गया है, जैसे कि थकी सोई है मेरी मौन बेतारी सरलता तेरी हंसी उड़ाऊँ मैं। फिर 5वां अलंकारों के प्रयोग से काव्य सुंदर बढ़ गया। तो अलंकार यहाँ पे क्या क्या है देखिए, यहाँ पे खिल खिलाकर तो आते में पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया, कि ख और ख का ये दोनों का यूज किया गया बार बार, और आते आते में भी आपका 2 बार अ का ये किया गया, यहाँ पे ख का और यहाँ पे अ का। उसका फिर अरुण कपोलों में रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार मैंने इससे पहले वाला वीडियो यदि आप देखें तो उसमें मैंने रूपक अलंकार के बारे में थोड़ा बताया था।
और अलंकार से वीडियो चाहिए तो मैं हर एक वीडियो में आपको बोलता हूँ कि अलंकार से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको ज़रूर इसका एक सेपरेट वीडियो बनाकर दे दूँगा। फिर एक मेरी मौन अनुरागी उषा में अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। मेरी मौन और अनुरागी उषा में अनुप्रास अलंकार है। फिर कहते हैं कि ये आपका लास्ट 7वां क्वेश्चन है। इसके बाद रचना और अभिव्यक्ति है, तो वो आपका निजी समझ और निजी विषय पर आधारित है, तो आप उसको आप खुद ही कंप्लीट करिएगा। तो कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा तो उसे कविता के किस रूप में अभिव्यक्त किया है। देखिए यहाँ पे जो है कवि ने सुख का स्वप्न देखा तो उसे अपने प्रेयसी और नायिका के माध्यम से व्यक्त किया है, ठीक है। और कवि कहता है कि नायिका स्वप्न में आते आते मुस्कुरा कर भाग गई, उसी तरह उनका जीवन में भी सुख आते आते दूर रह गया, सुख से वो वंचित रहे और वो अपनी कष्ट और पीड़ा को वो किसी के सामने शेयर नहीं करना चाहते हैं, ताकि लोग उनका हंसी मजाक ना उड़ाया जा सके। तो मित्रों देखिए यही था, ये कंप्लीट हो चुका है और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई होगी तो ज़रूर से ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और साथ ही साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो नई अपडेट आए। और बेल आइकन को साथ में ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि कोई भी नई वीडियो अपडेट आए तो आप तक पहुंच सके। और शेयर जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा ताकि औरों तक भी पहुंच सके। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं आगे वीडियो में।